अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने लेक्चर 1 में सारी बातें बताई थी, या तो लेक्चर 12 करके तुमसे आप क्या लेक्चर 3 कराते दोबारा बता देता हूँ। मैंने आपको जो पढ़ाना है वो सब लेक्चर नोट्स यानी रजिस्टर में आप लिखते हैं। वो बच्चे को पूछे लेक्चर नोट कहां से मिलेंगे, वो आपके पास है, वो आपने रजिस्टर में लिखना है। तो एक तो ये है कि सारा कुछ पढ़ा हुआ आपने रजिस्टर में लिखना है। हाँ, कुछ चीजें होंगी एक दो चैप्टर के, वो नोट्स आपको आपके एलएमएस पे अपलोड करना है, और इनको 8 कॉपी चाहिए होगी, कॉपी के बाद इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम प्रैक्टिस के लिए पास पेपर्स भी चाहिए। अगर किसी ने लास्ट टाइम उससे पढ़ना शुरू किया था और पास पेपर सेट में कॉपी के पास रखा देता था, या अगर किसी ने किसी और का कंपाइल किया हुआ पास पेपर का सेट खरीद लिया था लास्ट टाइम, या आपके किसी सीनियर ने आपको वो तोहफा दे दिया और आपके पास पास पेपर हैं काफी, लेकिन उनमें सिर्फ एक मसला ये है कि उनमें से वो क्वेश्चन जिनके सॉल्यूशन से मुझे खराब है, अच्छा मुझे एक सलाह है तो आपको ट्रस्ट को करके चलना पड़ेगा। तो मुझे एक सलाह है तो उसका सही सॉल्यूशन मेरे मुताबिक वो आप तक पहुंचाना पड़ेगा बैंक का। लेकिन अगर आप बैंक की बुक ले लेते हैं तो उसका मैंने फायदा ये बताया था बस कि उसमें सारे पास पेपर मैंने क्लास में फोटो कराने, मैंने वो लिस्ट दे दी थी जिन्हें बुक फाइनल करनी थी कि वो मेरे को डालने होंगे, टॉपिक वाइज कंपाइल हुए होंगे, तो चैप्टर लिखा होगा, और सॉल्यूशन भी मैंने वो वाले जो आपको वैसे अपने फॉर्मेट में देने थे वो मैंने उन्हीं को दे दिए थे कि ये सॉल्यूशन कैसे प्रिंट करना है। तो ये फायदा हो जाएगा बैंक की बुक लेने का। बाकी अगर आपने बुक बैंक वाली दी नहीं लेनी और पास पेपर ये नहीं करना तो अगली टाइम में लेना कोई मसला नहीं, कोई नहीं, ऑप्शन अवेलेबल है कि कैसे। तो लेक्चर नोट्स जो मैंने रजिस्टर में बनवाने हैं, मतलब आपने बनाने हैं, मैं तो बोर्ड पे लिख रहा हूं या जबानी बता रहा हूं, और प्रैक्टिस के लिए पास पेपर जो बैच की बुक बेहतर इसलिए है कि सॉल्यूशन मैंने इसमें अपने वाले अटेंडेंस चाहे से डालने के लिए और चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज। लेकिन अगर किसी के पास पहले वाले पास पेपर का सेट है तो चल जाएगा, क्योंकि मैं अटैक भी बताया करूंगा ये फलानी अटैक का बनाना कोशिश करते हैं तो वो आपके पास अगर पास पेपर का निकाल देख लीजिए। और क्या होता है, हाँ ये भी ऑनलाइन करूंगी। मैंने ना आपके जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है ना उसमें मैंने कुछ लिस्ट लिखी है, उसमें लिखा भी हुआ है, नासिराबाद नाम भी लिख दिया, नासिराबाद जो कि आपके टीचर हैं, ब्रैकेट में टीचर भी लिख दिया, उनकी तरफ से कुछ नसीहतें थी आप लोगों के लिए, वो पढ़ लीजिएगा। हाँ, जितनी टूटी फूटी इंग्लिश आती है मुझे, मैंने लिखी इंग्लिश में, ये मतलब है कि मैंने इंग्लिश में लिखी है, ना समझ आए तो किसी से पूछ लीजिएगा, लेकिन वो सेक्शन पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसका नुकसान क्या हो रहा है आपने पढ़ी पढ़ी, आप लोग ना ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मैं ऑनलाइन वाले जो बात कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग लेक्चर वाले, आप लोग क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेजेस क्या रश हो जाता है, मैंने ना इसी वजह से एक अलग नंबर लेके तो वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए रखा, ये मेरा जो नंबर है वो मेरा है, एक अलग सिम लेके और मोबाइल घर पे रख दिया, ये मेरी लिखा है, वो रोज रात को मैंने वो मोबाइल उठाना है और 1 घंटा लगा के उसके तो उसमें मैसेज रिस्पॉन्ड करना है। अब मैंने मतलब परसों रिस्पॉन्ड किए थे, कल जब मोबाइल उठाया तो एक पोस्ट के ग्रुप में कुछ 250 मैसेजेस, एक में कुछ 90 प्लस मैसेजेस, जब खोल के देखा तो सब बेकार थे, किसी को नोट मिले, हाँ तो बता दीजिए, मैंने अगला हाँ नहीं, हाँ यार ऐसे ही है, हाँ यार ऐसे ही है, करते करते ये हाँ यार के ऊपर ही ना वो 250 मैसेजेस हो गए। तो आप ना उस ग्रुप में सिर्फ वो पढ़ाई की बात पूछें जो या तो मुझसे पूछे हो या ऐसे भी आप बाकी ग्रुप में पूछें और बाकी लोग भी एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर दिया है। लेकिन जब एक रिस्पॉन्ड कर दे ना तो उसमें फिर वो साइन ऑफ क्या कहते हैं एक्सक्लेमेशन या कुछ इमोजी भेज देते हैं, फिर वो ना किया। अच्छा, मैंने मैसेज कर दिया, अब उस मैसेज के बाद अब मैसेज शुक्रिया सर जी सर यस सर यस सर यस सर यू आर ग्रेट जी सर, अब ये सब चलते जा रहे हैं, मैसेज आ रहा है और जो मैसेज नहीं कर रहे वो उसी को टैग करके वो दिल बना देते हैं या कुछ बना देते हैं। अब इससे फिर आपको टच करना शुरू हो जाता है, उससे नुकसान ये होगा कि फिर मैं 200 मैसेज देखूंगा 100 तो फिर मेरे से मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं सारे पढूं, या अगर सारे पढ़ूंगा भी तो पढ़ने तो हैं तो उसमें स्क्रॉल डाउन करते करते कुछ काम के मैसेज मिस हो जाएंगे। तो इसलिए उन पढ़ाई वाले ग्रुप में ना आप एक तो टेक्निकल बंदे ना दूसरे कर रहे हैं, उसके लिए आईटी सपोर्ट एक अलग ग्रुप है जिसमें आपको ऐड किया होगा, वो उसमें पूछा करें। तो जो मेरे वाला ग्रुप है उसमें आप पढ़ाई वाले मसले पूछिए और आप उसमें दूसरे से जरूर करें मसले डिस्कस, अगर किसी को मसला आता है बाकी उसको समझाना है बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव मैसेज शुरू कर देंगे ना तो ग्रुप का पर्पस जो है ना वो आपस में चुटकी मारने लग जाते हैं एक दूसरे को, तो इस तरह करेंगे तो रश बढ़ेगा, तो उसमें अपने को मीनिंगफुल नहीं रह जाएगा। बाकी आप जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं
मैंने इवन के सारे स्टूडेंट मेरे, मैंने वेरिएबल फिट का कॉन्सेप्ट कोशिश की है समझाने की, और मैं ये नहीं कहता कि आपको परफेक्ट समझ आ गया होगा, लेकिन कितना समझ आ गया होगा कि हम कॉस्ट शुरू करें तो मतलब आप चलना शुरू कर दें आस्ता आस्ता वो हल्की आंच पे ना पकड़ा रहेगा फिक्स वेरिएबल, वो ओवर पीरियड आपको रियलाइज होगा कि ये समझ आ गया होगा। तो मतलब हम कॉस्ट में चलते हैं आगे, और कॉस्ट के ग्रिड में से, क्योंकि टोटल पेपर में तो 9 सवाल आपको आ जाएंगे, तो उस में से जो ग्रिड है, अच्छा वो ग्रिड और पोस्टमैन, क्योंकि हार्ड कॉपी लेके आपने वैसी फोटो की फेंकनी नहीं होती है, तो वो आपके ना व्हाट्सएप में शेयर हो जाएगा, आपके लेवल पे रखा जाएगा, अगर किसी ने कोर्स पढ़ना हो तो वो फिर शेयर हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी आपको दिमागी ही बता देता हूँ कि जो कॉस्ट के पेपर का ग्रिड है उसमें से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रिड 1, जिसमें से 35 से 45 मार्क्स है तीन ग्रिड में, तो उनमें से मैं पहला ग्रिड स्टार्ट कर रहा हूँ, और एक ग्रेड पूरे नहीं फॉलो कर रहा हूंगा तो टॉपिक ग्रेड 1 से पढ़ाऊंगा, फिर ग्रेड 2 पे चला जाऊंगा, ग्रेड 1 पे आ जाऊंगा, फिर 3 पे चला जाऊंगा, तो इस तरह से स्कैटर्ड करना है। अब क्योंकि क्या आवाज आ रही है? और ऑपरेशन करा तो बोले नहीं करा है जी। सबसे पहले 2 लेक्चर होंगे। अच्छा अब लोग मैं आपको ऑफिशियली मतलब आपसे चैप्टर 1 से शुरू कर रहा हूं, तो एक बड़ी जरूरी नसीहत याद रखते हैं कि अगर 50 ओवर या 20 ओवर एंड हो और एंड रिजल्ट ये हो कि 8 के रन रेट पे स्कोर पड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि पहले ओवर में से हर ओवर में 8 रन बन जाए, कुछ ओवर ऐसे भी होंगे जो बैटिंग भी जाएंगे, कुछ ओवर ऐसे होंगे जो केवल 2 रन होंगे, कुछ 16-16 20 रन वाले भी ओवर होते हैं, तो एंड का रन रेट 8 होने का मतलब हर ओवर में बराबर 8 रन नहीं है। इसी तरह से आपके कॉस्ट के सेशन के अंदर कुछ वक्त ऐसे आने जैसे अभी तकरीबन होने वाले वक्त आने हैं जो फर्स्ट नवंबर उस दिन के करीब आपकी जो एहतियात होगी उसमें बहुत डाउनफॉल आ जाएगा, फिर उसके बाद हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, तो उससे कुछ अरसा तक भी डाउनफॉल रहेगा, फिर उसके बाद कहीं कोई मुश्किल टॉपिक आएगा, फिर कहीं आसान आएगा, तो आपके कोर्स में जो स्पीड है वो ऐसे ऐसे होती रहेगी। तो आप ये तसल्ली रखिएगा कि हर टॉपिक पे जितना टाइम लगना है वो आपके हालात के मुताबिक भी देख के लगना है, और इसके हिसाब से भी लगाना है। जैसे चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग में, उसमें सबसे ज्यादा टाइम सबसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन टॉप के जो 3-4 टॉपिक है जिसमें मैं ज्यादा टाइम लगाता हूँ उनमें से प्रोसेस कॉस्टिंग, और प्रोसेस कॉस्टिंग से मैंने असल में कॉस्ट उठानी है, उसमें जो लोग सही चल जाते हैं, कैलकुलेशन परसेंटेज की कैलकुलेशन होगी, डिवाइड कर रहे होंगे, फॉर कैलकुलेशन है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, उसमें मोस्टली लोग सही चल जाते हैं। उसके बाद मैं सब में उतना टाइम नहीं लगा सकता क्योंकि हमारे पास तो है ही टोटल 3.5 महीने, तो उसमें टाइम लगाना मेरी मजबूरी इसलिए होती है क्योंकि एक बार जब सब उसमें कैलकुलेशन से चल जाते हैं फिर मुझे पेस बढ़ानी भी पड़ती है। अब उसके बाद वो लोग जिनको ये आदत हो जाएगी कि इस चैप्टर में 15 क्लासेस लगी है तो मैं हर एक का 15 लेनी चाहिए, जबकि उससे अगले भी हो सकते हैं 4 क्लासों में खत्म कर दूं, वो टर्निंग पॉइंट होता है, वहां से स्टूडेंट बनते हैं जाते हैं। तो इसलिए बता रहा हूं आपको शुरू में कि जरूरी नहीं है कि मैं हर चैप्टर में बराबर क्लासेस लगाऊंगा, अपनी समझ के मुताबिक इंसान को ग्रेड में भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अपनी समझ के मुताबिक जो मुझे लगता है कॉस्ट आपको ट्रांसफर करने का पैटर्न बन सकता है, मैं उस हिसाब से चला रहा हूं। हो सकता है कि बाकी टीचर्स का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे एक ग्रेड है डिसीजन मेकिंग की, टफेस्ट ग्रेड है और मार्क्स उसके 20 से 40 हैं, लेकिन कॉस्ट के जो टफेस्ट टॉपिक है ना वो उस ग्रेड में फॉल करते हैं। अब कुछ टीचर्स वो भी हैं जिनको लगता है कि जो टफेस्ट ग्रेड है क्यों ना इसको शुरू में ही शुरू किया जाए ताकि आराम से बार बार प्रैक्टिस वो शुरू में हो जाए। मेरा इससे नजरिया डिफरेंट है, मुझे लगता है कि आप अभी काबिल ही नहीं है वो ग्रेड कर सके। अगर अभी ही आपको जिन लोगों ने एफएआर को पढ़ा हुआ नहीं चलेगा साथ में तो एफएआर पढ़ा होगा काफी सारे लोगों ने, मुश्किल नहीं टॉपिक होगा एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो क्यों ना वो तस्वीर पढ़ाना शुरू कर दें, अच्छा 10 साल तक पढ़ते रहेंगे आराम से, नहीं उस वक्त नहीं है इस काबिल कि आपको टेम्परल मेथड और वो सब है रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड और डेफिनेट मेथड ये समझ सकें, तो एक लेवल ही आता है समझने के लिए। तो इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो जो मुश्किल वाला ग्रेड है वो आप जब कॉस्ट के सारा कुछ एंड तक पहुंच चुके होंगे फिर आप पढ़ने के काबिल होंगे, मैं उसको आखिर में प्लेस करता हूं,
तो इसलिए आप अगर मेरे साथ चल रहे हैं तो मेरे स्टाइल के मुताबिक तो आप एडजस्ट कर रहे हैं ना, भरोसा करके चल रहे हैं। तो मैंने आपको जो पढ़ाने का प्लान बनाया हुआ है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो बेस्ट जरिया बन सकता है, आपको मैंने कॉस्ट दिखाने की पूरी कोशिश करनी, मैंने उस हिसाब से प्लान बनाया है। लेकिन जब आप अपनी एस्टिमेशन खुद लगा देंगे और अपना स्टैंडर्ड बना लेंगे कि अगर प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने 15 दिन लगाए हैं तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी सर वैसे ही आस्ता आस्ता चला के 15 दिन लगाएंगे, तो ये नहीं हो रहा होगा। तो वो जो प्रोसेस के बाद टर्न आता है ना, उसमें फिर मेक और ब्रेक सिचुएशन आती है। इसलिए मैं आपको पहले से ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हर चैप्टर में कम ज्यादा दिन होंगे, बस चलते रहे, साथ साथ चलते रहे, बढ़ते रहे, क्लास वर्क होमवर्क साथ साथ रिवाइज करते रहे, कोई मसला नहीं हो जाएगी वो, बस चलते रहे साथ साथ। हाँ, जो समझाऊं उसमें समझ ना आए आप जरूर क्लास में पूछा जाए। पहले यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूं और उसमें इन्वेंटरी वैल्यूएशन से करते हैं स्टार्ट। और मैं चैप्टर नंबर लिखा करूंगा आईएएस की बुक के, ताकि अगर किसी का पढ़ने का शौक हो तो उसको पता हो ये कौन सा चैप्टर है मैं पढ़ा रहा हूं। तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन जो कि आईएएस की बुक के बाद से चैप्टर 1 यहां से शुरू कर रहा हूं। अभी बाहर बहुत ही और अच्छा, वैसे तो मैंने ये जीरो से ही पढ़ाना है, लेकिन फिर भी अभी सभी के लिए पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इन्वेंटरी नहीं पढ़ी है, यानी इंट्रो टू अकाउंटिंग इन्वेंटरी भले ही पढ़ी नहीं है? अच्छा, हाँ, एएफसी वाले होंगे और एएफसी से गिर के तो एक्सेल में ऐसे होंगे। हाँ, और इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं की, सही है। चलिए ठीक है, मैंने जीरो ही बताया है। अच्छा, फिर भी ना ये जिन लोगों ने इन्वेंटरी नहीं पढ़ी तो कोई भी काम ऐसी लगे जो आपको लगे कि नहीं सर ये शायद आप अज्यूम कर लेंगे मैं पता नहीं पता, तो मुझे रोक के पूछ लीजिएगा। इन्वेंटरी या स्टॉक, इन्वेंटरी क्या होती है? इन्वेंटरी होती है जो गुड्स बिजनेस के पास पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि हमने सेल करनी है। लेकिन उससे पहले मैंने जो शुरू में बिजनेस की लाइन बता रहा था तभी ये बात की थी, उसको मैं दोबारा करता हूं। बिजनेस अगर ट्रेडिंग है, ये मैंने पहले लिखी थी तो उसी को मैं थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से बता रहा हूं। ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स बाय करनी है और गुड्स ही इसने सेल कर देनी है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल बाय करना है, फिर इसने इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में भेजना है, इससे गुड्स बनेगी जिसको फिनिश गुड्स कहते हैं, और फिर ये सेल। ट्रेडिंग बिजनेस की ये गुड्स जो उसने खरीद के बेची है, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जरूरी नहीं ये है, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इस बिजनेस के पास जो गुड्स पड़ी हुई है उसकी इन्वेंटरी क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि उसने बेची है। तो ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंटरी होती है बस गुड्स। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो गुड्स बिजनेस के पास है क्योंकि उसने बेची है वो उसकी इन्वेंटरी है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बेची तो गुड्स है, लेकिन गुड्स बनने तक दो शक्लें होती हैं। एक स्टार्टिंग शक्ल है जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं, फिर ये रॉ मटेरियल इस प्रोडक्शन प्रोसेस में भी हो सकता है 2-3 दिन रहना हो। जैसे अगर कॉटन है और उससे धागा बन रहा है, कॉटन जो कपास में कॉटन होती है, ये कॉटन जो आती है ना ये बेल्स की शक्ल में, मतलब बड़े बड़े ट्यूब्स कहते हैं, 100 किलो के ट्यूब्स होते हैं, वो कॉटन उसमें साथ कंप्रेस कर करके तो ट्यूब की शक्ल बना दिया होता है, वो खरीदते हैं धागा बनाने वाली कंपनी। फिर वो कॉटन मुख्तलिफ मशीनों से गुजर के धागा बनती है, इस काम में 1-2 दिन भी लग जाते हैं। तो वो चीजें जो उसने बेची हैं यानी धागा, उस तक पहुंचने में दो शक्लें होती हैं, एक ओरिजिनल रॉ शक्ल और एक थोड़ी मोटी चेंज शक्ल जो मशीनों के अंदर है। तो इस बिजनेस के पास जो भी इस शक्ल में, इस शक्ल में या मशीनों के अंदर
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पड़ा हुआ है वो इन्वेंट्री है। तो इस बिजनेस की इन्वेंट्री में होती है तीन चीजें। रॉ मटेरियल जो मशीनों के अंदर पड़ा हुआ है, वो क्या है मशीनों के अंदर, वो अभी इन प्रोसेस है ये बनने के लिए, उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इन्वेंट्री स्टोर में इस शक्ल में भी पड़ी हो सकती है, जो मशीनों के अंदर आधी अधूरी चीज मौजूद है उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, और जो स्टोर में ये चीजें पड़ी हैं उसको फिनिश गुड्स कहते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री बस गुड्स होती है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की शक्ल में भी बड़ी चीजें हो सकती है। वर्क इन प्रोसेस क्या है, जो मशीनों के अंदर है, और फिनिश गुड्स जो बन चुकी है। तो इन्वेंट्री है वो गुड्स या गुड्स तक पहुंचने वाली शक्लें जो बिजनेस के पास किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मौजूद है, वो इन्वेंट्री। और ये चीजें कहां पड़ी हुई हैं, इनको रखने की कोई जगह होगी। तो ट्रेडिंग बिजनेस में बस गुड्स को ही रखना है, तो उसकी जो गुड्स हैं वो किसी स्टोर में पड़ी हैं, उसको वेयर हाउस कहते हैं। तो ये जो गुड्स हैं ये पड़ी हुई हैं स्टोर में। इसकी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल यानी धागा बनने से पहले जो प्रोडक्ट खरीदी है वो भी नहीं संभाल कर रखी होगी। अगर घर में फ्राई रोस्ट करना है तो जो चिकन ला के रखा है वो भी फ्रिज में रखा होगा। तो ये जो रॉ मटेरियल है इसका भी एक स्टोर होता है, तो रॉ मटेरियल पड़ा होगा रॉ मटेरियल के स्टोर में। वर्क इन प्रोसेस किसको कहते हैं, जो मशीन के अंदर है, तो ये प्रोसेस के अंदर है। और धागा बन गया अभी बिका नहीं, इसको भी रखा हुआ है, इसका भी कोई ना कोई स्टोर होगा, तो ये पड़ा होगा फिनिश गुड्स के स्टोर में। तो बिजनेस की इन्वेंट्री जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास है, ट्रेडिंग बिजनेस है तो बस गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की शक्ल में भी हो सकती है जो रॉ मटेरियल स्टोर में पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोसेस की शक्ल में हो सकती है जो मशीनों के अंदर चीज है, और फिनिश गुड की शक्ल में हो सकती है जो फिनिश गुड्स के स्टोर में पड़ा है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पड़ी हुई हो सकती है ये इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ओके। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री जब इन्वेंट्री जो किसी भी वक्त पड़ी हुई चीज है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो ईयर एंड पे पड़ी हुई चीज है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं ईयर एंड पे पड़ी हुई चीज। इन्वेंट्री किसी भी पड़ी हुई किसी भी वक्त पड़ी हुई स्टोर में चीज है वो इन्वेंट्री है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ईयर एंड पे पड़ी हुई चीज है। अच्छा, जिन्होंने अभी एफआर 1 मुझसे पढ़नी शुरू की है और वो लोग जिन्होंने इंट्रो टू अकाउंटिंग ही नहीं पढ़ी, वो कौन लोग यहाँ बैठे हैं? एक दो, अच्छा चले, ये इन लोगों को तो कल बता दूंगा, ये जो बात अभी बता दूंगा। जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है इंट्रो टू अकाउंटिंग या एफआर 1 पढ़ी हुई है, इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे बनती है, और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में क्या होती है, अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है, तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लें तो वही अगले साल, यानी हमें फिर ये सीखना है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में लिखनी है, क्योंकि बैलेंस शीट में लिखनी है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखना है, इसलिए उसकी कोई रुपी वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, ये जो लोग जिनसे भी बात नहीं की, इतना समझ लें कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है इन्वेंट्री ईयर एंड की वो रुपी वैल्यू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये जो पांच लोग जो भी है मेरे साथ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तो आज जिक्र किया ना, कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताऊंगा। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वो वैल्यू वो अमाउंट है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो अमाउंट हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री की शो करनी है।
इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने लगे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री आनी है उसकी वैल्यू क्या है। तो ईयर एंड की इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकलती है ये दिखाता हूं। इन्वेंट्री जो किसी भी वक्त स्टोर में पड़ी हुई चीज है और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो ईयर एंड में ईयर स्टोर में पड़ी हुई है और उनकी वैल्यू हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखनी होती है। ये लोगों ने पढ़ा हुआ है, इनकम स्टेटमेंट में भी लिखनी होती है और बैलेंस शीट में भी लिखनी होती है। तो वो वैल्यू कैसे निकालनी है ये दिखाता हूं। तो ये वैल्यू कैसे निकलती है? बिल्कुल ठीक है, लोअर ऑफ कॉस्ट एक ही चीज है और एनआर एक इसकी कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन होता है। जो इनमें से लोअर है उसको वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब अगली चीज पढ़ते हैं कि कॉस्ट क्या होती है और एनआरवी क्या होती है। मैं पूरी कोशिश ही करूंगा सब टॉपिक में कि आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ाऊं। तो इन्वेंट्री बताई है बिजनेस के पास पड़ी हुई चीजें, ट्रेडिंग बिजनेस है बस गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो गुड्स भी हैं और उसकी अधूरी शक्लें भी हो सकती हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री ईयर एंड पे पड़ी हुई चीजें और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग इन्वेंट्री जिस अमाउंट को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बताते हैं और वो कैसे निकलनी है कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर। क्यों लोअर इसमें भी एक क्लास में बताऊंगा बात। तो यहां से और आगे बढ़ते हैं जी। सवाल सवाल अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट के जो सवाल मैंने डिस्कस अभी नहीं किए थे ना वो नहीं है, वो बात होती बताऊंगा क्या करें। अभी बस 2 6 7 8 डिस्कस हुआ है क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था 7 और डिस्कस नहीं किया था तो 6 7 8 बस बाकी छोड़ दें, बाकी इन्वेंटरी से रिलेटेड है तो उन बाकियों का मैं बताऊंगा क्या करना। अच्छा सवाल लिखिए इन्वेंटरी एट ईयर एंड inventory at year end 3500 units 35 units cost per unit 28 रुपए NRV per unit 26.5 required net total value of closing inventory। आदि 3500 यूनिट है इनटू 26 सही है सर। ये तो नहीं होना चाहिए 28 और 26 में से लोअर तो मैं कहानी है तो 9 to 7 अब और आगे देखते हैं। अब और आगे क्या पढ़ते हैं हम कॉस्ट को डिटेल से पढ़ते हैं कि कॉस्ट क्या होती है और फिर एनआरवी को डिटेल से पढ़ते हैं कि एनआरवी क्या होती है। कॉस्ट पे आते हैं ये सब यस सर। आपसे ऑनवर्ड डिस्कशन जब तक मैं एनआरवी नहीं बताता आपसे सारी ऑनवर्ड डिस्कशन होने लगी है कॉस्ट में। सारी डिस्कशन कॉस्ट में जब तक आपको एनआरवी की लाइन देखी बात आगे नहीं जाती। कॉस्ट पहले ना मैं आपको कॉस्ट ऑफ किसी भी वक्त पड़ी हुई इन्वेंटरी बताऊंगा फिर उसके बाद बताऊंगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। ठीक है पहले मैं बता रहा हूं कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या है
स्टॉक क्या है? इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक है जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टोर में पड़ी हुई चीज है, चाहे वो गुड्स की शक्ल में है, चाहे वो रॉ मटेरियल की शक्ल में है, चाहे वो मशीनों के अंदर पड़ा हुआ वर्क इन प्रोग्रेस, ये इन्वेंट्री है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो बेशक मैंने ये सारी बातें किसके लिखी हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए, लेकिन मैं आपको कॉस्ट में पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बताने लगा हूं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री का होगा। ठीक बात है, एक बात नहीं, तभी अलग अलग बता रहा हूं, नहीं एक बात नहीं। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पहले बता रहा हूं, फिर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बता रहा हूं। तो पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्यों पड़ी हमारे पास? सेल करने के लिए या सेल करने के काबिल बनाने के लिए। जैसे रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो रॉ मटेरियल क्यों पड़ा है? क्योंकि इसको यूज करके फिनिश गुड्स बनाने के लिए पड़ा हुआ है। मशीनों में वर्किंग प्रोसेस क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि यूज करके फिनिश गुड्स बनानी है। फिनिश गुड्स ही क्यों पड़ी हुई है? बेचने के लिए। तो इन्वेंट्री किसी भी शक्ल में पड़ी हो सकती है, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इन्वेंट्री पड़ी है उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बता रहा हूं पहले, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अलग से बता रहा हूं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वो है जो हमारे पास है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो जो है वो कहीं से तो आई होगी। तो चीज को लाके जहां हमारे पास इस वक्त है वहां तक पहुंचाने के बाद संभाले रखने में नहीं। इन्वेंट्री जो हमारे पास जिस हालत में मौजूद है वहां तक लेके आने के लिए जितना खर्चा होता है वो सब उसकी कॉस्ट होती है। इन्वेंट्री जितनी भी हमारी जितनी शक्ल में पड़ी है वहां तक लाने के लिए, ला के 4 महीने तक संभाल के रखने के लिए नहीं कह रहा, बस लाने के लिए। उसमें खरीदना भी शामिल है, ट्रक में लोड करना भी शामिल है, ट्रक से आगे एयरपोर्ट तक पहुंचा के जहाज में लोड करना भी शामिल है, वहां से जहाज का किराया भी शामिल है, फिर जहाज से उतरना है सीधा हमारी फैक्ट्री में, फिर से पोर्ट पे उतरना है, पोर्ट पे चार्जेस देना भी शामिल है, उसको वहां से ट्रक में शिफ्ट करना, ट्रक का सारा रस्तों से गुजार के रास्ते में ड्यूटीज देते देते मोटरवे से पेट्रोल डलवा के तब फैक्ट्री तक पहुंचाना, फिर मजदूरों का वो चीजें उतारना, फिर स्टोर में लाके रखना, ये सब शामिल। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में वो सारी कॉस्ट शामिल है जो इस बड़ी हुई इन्वेंट्री को इस जगह लाने तक के लिए जरूरी है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड in bringing the asset to its working वो प्लांट के लिए होता है, present location and condition। जिस स्टोर में पड़ी है और जिस कंडीशन में पड़ी है, जैसे शेल्फ में पैक होके पड़ी है तो पैक होने की उनकी कंडीशन हो गई, स्टोर के 4th फ्लोर पे पड़ी है तो वो लोकेशन हो गई। तो इन्वेंट्री क्या है? जो हमारे पास चीजें पड़ी हुई हैं, चाहे वो गुड्स की शक्ल में है, चाहे रॉ मटेरियल, चाहे वर्क इन प्रोसेस, जिस जगह जिस कंडीशन में है वहां तक लाने के लिए जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा हुआ वो उसी कॉस्ट। अचानक साल में वो चीज हमें लाने के लिए जो जो जेब से खर्च हुआ वो क्यों खर्च हो रहा है? ताकि वो चीज हम स्टोर तक ला सके, बस वो उसकी कॉस्ट पड़ेगी। अच्छा, अब इसकी लिस्ट याद कर लेने में फायदा तो है, अब इनकी मैं लिस्ट भी बना देता हूं। इसी से आगे चलता हूं। ये लिस्ट है ताकि याद हो जाए चीजें। कॉन्सेप्ट ये है कि इन्वेंट्री जो हमारे पास चीजें पड़ी हुई हैं, चाहे वो गुड्स की शक्ल में है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है। ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो सिर्फ फिनिश गुड्स है, क्या गुड्स फिनिश गुड्स एक ही बात है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, वो है इन्वेंट्री। उनको उस लोकेशन कंडीशन में लेके आने तक जितना भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है वो सब उसकी कॉस्ट का हिस्सा है। डायरेक्टली में खुद से आप डायरेक्ट का वर्ड निचोड़ के अपनी सोचों को पिछले चैप्टर में ले जाएं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, समझ नहीं आया था तो ये भी समझ नहीं आ रहा ना, चाहिए सोचों के अंदर ये डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं लिखा, बस डायरेक्टली लिखा है कि उन चीजों को लेके आने का जो खर्चा है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वो खर्चा सब इसी कॉस्ट का हिस्सा है। अच्छा, इसमें क्या क्या मिसालें हो सकती हैं उसको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट के लिए दो हिस्सों में बांट देता हूं उसको।
for finished goods of trading and raw material of manufacturing. इसके लिए अलग लिस्ट बना देता हूँ और working process and finished goods of manufacturing. इसके लिए अलग लिस्ट बना देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, जितना खर्चा है याद रखने में आसानी हो इसलिए मैं उनकी लिस्ट बना देता हूँ। तो लिस्ट का मतलब है ये सारी चीजें कॉस्ट में शामिल होंगी। तो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, तो ये मैं एग्जांपल की लिस्ट बता रहा हूँ कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। इनके लिए अलग लिस्ट बना रहा हूँ, इनके लिए अलग लिस्ट बना रहा हूँ। इन दोनों को मैंने इकट्ठे एक जगह पर रख दिया। क्योंकि इन दोनों में कॉमन बात ये है कि बस इनको खरीद के लेके रखना है। बस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास रॉ मटेरियल कहां से आएगा? खरीदेगा। ट्रेडिंग बिजनेस के पास गुड्स कहां से आएंगे? खरीदेगा। तो इन दोनों में कॉमन बात है कि इनको खरीद के लेके आना है, इसलिए मैंने इनको यहां रख दिया इकट्ठे। और इन दोनों में कॉमन बात क्या है? इनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग खर्चे भी होने लग जाए, इसलिए मैंने इनको लिखा। अच्छा, जो मिसाल दी थी एग्जाम्पल देख रहा हूं ताकि अगर मैं 6-7 आइटम यहां लिखता हूं तो उसका मतलब होगा कि ये याद तो आप कर लें लेकिन इनका कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। और अगर उनसे मिलती जुलती कोई चीज हुई, क्योंकि लॉजिक है क्या कि जिस लोकेशन कंडीशन में बैटरी पड़ी है वहां तक पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी खर्चा होगा गारंटी एप्लीकेबल है ना, जरूरी वो कॉस्ट का हिस्सा है। ये तो वैसे याद करने में हेल्प होती है, लिस्ट लिखता हूं वरना ये नाम ही बताता ये काफी है लॉजिक, लेकिन याद करने में हेल्प हो इसलिए एग्जांपल बता। चलिए मटेरियल खरीदते हैं या फिनिश गुड्स खरीदते हैं, तो खरीदेंगे तो सबसे पहला काम परचेज के ऊपर खर्चा आएगा, परचेज प्राइस। लेकिन हो सकता है कि डिस्काउंट मिल जाए, वो इसमें लेस कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट एलिमेंट फ्रॉम